वेरी वेरी वेलकम टू ऑल। साथियों, यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 के क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जहां पे अभी हम लोग यूनिट 9 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 9 में हमारा लोक एवं पर्यावरण, और ये आज हमारा इस यूनिट का चौथा क्लास है। और इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिकी पिरामिड्स, यानी फूड चेन और इकोलॉजिकल पिरामिड्स। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये यूनिट काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे खाद्य श्रृंखला क्या होती है। परितंत्र जो हमारे आसपास का सिस्टम है, परितंत्र में निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर के जीवों के बीच जो भोजन श्रृंखला होती है वह खाद्य श्रृंखला कहलाती है। खाद्य श्रृंखला निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर के बीच ऊर्जा के हस्तांतरण के क्रम में श्रृंखलाबद्ध होती है। जो खाद्य श्रृंखला है, यहाँ ऊर्जा का जो हस्तांतरण होता है वो निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर के बीच ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। वो क्या? क्रम से, श्रृंखलाबद्ध। इसे हम लोग उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि एक पौधे होते हैं, उसे खाते कौन है? कीड़े। एक पौधे का भक्षण कीड़े करते हैं और उस कीड़े को मेढक खा जाता है, और उस मेढक को सांप खा जाता है। सांप का भोजन है मेढक, और उस सांप को फिर बाज खा जाता है। यानी ये क्रम है निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण की स्तर की ओर खाद्य का क्रम, या कह सकते हैं ऊर्जा का स्थानांतरण। तो इस खाद्य के क्रम और एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के प्रवाह को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी ये जो खाद्य का क्रम है, खाद्य क्या? भोजन। ये जो भोजन का क्रम है, यानी भोजन के लिए हर एक जीव एक दूसरे पे डिपेंड है, हर एक सजीव एक दूसरे पे डिपेंड है। तो इस खाद्य के क्रम और एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह, खाने से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो ये जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसे ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसे हम लोग कुछ फूड चेन के माध्यम से समझ सकते हैं। हम लोग आसपास इस तरह के बहुत सारे फूड चेन को देखते हैं। जैसे कि सूरज से हमें ऊर्जा मिलती है, और पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूरज ही है। तो सूरज से जो रोशनी आती है, इससे पृथ्वी को ऊर्जा मिलती है, और इसी ऊर्जा से सबसे पहला जो इसको ऊर्जा कोई प्राप्त करता है वो होते हैं पृथ्वी पर पे उपस्थित पेड़ पौधे। पृथ्वी में जितने पेड़ पौधे हैं, सूर्य के प्रकाश किरणों से ये कौन सी क्रिया करती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, और अपना भोजन प्राप्त बनाती है। पेड़ पौधे अपना भोजन बनाती है सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, और इस तरह इसको ऊर्जा प्राप्त होता है। मान लीजिए सूरज की से जो प्रकाश आया और इससे इन्होंने ऊर्जा प्राप्त किया। अब इसे खा के हिरण को ऊर्जा मिलता है, फिर उस हिरण को लायन खा जाता है, और उससे लायन को भी एनर्जी मिलता है। अगर दूसरा फूड चेन देखें तो फ्लावर को फ्लाइज, उस फ्लीज को फ्रॉग, और फ्रॉग को स्नैक्स, और स्नैक्स को एगल खा जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं एक फूड चेन है। अगर हम जल में बात करें, जल तंत्र में क्या होता है? जो फ्लावर होते हैं या प्लैंकटन होते हैं, उसको छोटी छोटी मछलियाँ खा जाती है, स्मॉल फिशेस खाती है। फिर और छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा जाती है, और जो बड़ी मछलियाँ होती है उसे बर्ड्स खा जाती है, जिनका कि चोंच काफ़ी लंबा होता है। ये अपने चोंच के माध्यम से इन मछलियों को घायल करके इसका शिकार कर लेती है। तो एक जो निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण की स्तर की ओर आहार का जो क्रमबद्ध और ऊर्जा का जो क्रमबद्ध स्थानांतरण होता है, इससे संबंध में रेमंड लिंदमन ने एक थ्योरी दिया है, जिस थ्योरी को हम लोग 10% का सिद्धांत या दशांश का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो जानते हैं इस थ्योरी में क्या कहा था इन्होंने। रेमंड लिंदमन ने कहा, और ये कब सिद्धांत दिया था? 1942 में। ये ईयर याद रखिएगा। दशांश का सिद्धांत किसने दिया? रेमंड लिंदमन ने। कब दिया? 1942 में। जिसके अनुसार हर स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है। 10% नियम का अर्थ है एक पारिस्थितिकी तंत्र में जब ऊर्जा
खाद्य स्तर से अगले स्तर तक पहुंचती है। अगले स्तर पर जब ऊर्जा पहुंचती है तो अगले स्तर पर ऊर्जा का केवल 10% ही पहुंच पाता है, शेष ऊष्मा के रूप में उपयोग हो जाता है। यानी इनका कहना है कि जब इस खाद्य श्रृंखला में या फूड चेन में एनर्जी का स्थानांतरण होता है तो 100% एनर्जी एक स्तर से दूसरे स्तर पर नहीं जाती है। यहाँ पे कितनी जाती है? सिर्फ 10%। 90% जो होता है वो नष्ट हो जाता है, ऊष्मा के माध्यम से उसका उपयोग कर लिया जाता है। जैसे अगर हम उदाहरण से समझें, ये यहाँ पे इस फूड चेन को हम लोग उदाहरण में लेते हैं, सबसे ऊपर वाले को। यहाँ पे सूरज है, इसे हम सूरज मान लेंगे। अगर सूरज से मान लीजिए कि यहाँ से सूरज से 10,000 कैलोरी, सूरज से 10,000 कैलोरी ऊर्जा मिल रही है किसको? इस पेड़ को। और इस पेड़ को खाने के बाद हिरन को जो ऊर्जा मिलेगा इस पेड़ से कितना मिलेगा? तो 10,000 का 10%, यानी उसको कितना मिल जाएगा? 10,000 का 10%, तो एक जीरो घट जाएगा तो इसे 1,000 कैलोरी मिलेगा, यानी सिर्फ 10% ही मिलेगा। इसी प्रकार अगर लायन इसे खाती है, लायन इसे खा लेता है, लायन इस हिरन को खा लेता है, इस डियर को खा लेता है, उसे कितना मिलेगा? 1,000 का फिर 10%, यानी इसे 100 कैलोरी मिलेगा। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसे मिला? पौधा को, और उसके बाद शाकाहारी को, इसके बाद मांसाहारी को। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन प्राप्त करता है? पेड़ पौधे। इसीलिए हम लोग देखते हैं पेड़ पौधे हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं, 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो उन पे आश्रित है खाद्य श्रृंखला में, उसे उसका 10% ही मिलता है। इसीलिए कम जीवित रहते हैं, जीव जंतु जो होते हैं कम जीवित रहते हैं, और जो मांसाहारी होते हैं वो तो और भी कम जीवित रहते हैं। यानी जो शाकाहारी हैं वो मांसाहारी से ज्यादा जीवित रहेंगे, ये फिक्स है। और हम लोग आसपास में देखते भी हैं, जो लोग शाकाहारी होते हैं वो ज्यादा दिनों तक जीवित रहते हैं। हालांकि आज कल अलग अलग मेडिसिन आ गए हैं जिसके माध्यम से लोग मांसाहारी होने के बाद भी जीवित रहते हैं, ये भी है, देखा जाता है, लेकिन उनके लिए एक्स्ट्रा उन्हें बहुत सारा नीड होता है। और लेकिन अगर सामान्य जीवन जिए एक शाकाहारी को ज़्यादा वो एनर्जी मिलता है, क्योंकि वो डायरेक्ट उनसे लिंक होता है पेड़ पौधों से, और पेड़ पौधे ऊर्जा को सबसे ज़्यादा ज्ञान करते हैं, और उसके बाद जो अगर उससे कोई लेता है तो वो शाकाहारी ही जीव होते हैं। अगर कोई व्यक्ति भी शाकाहारी है तो वो भी इसी श्रेणी में आ जाएगा, हिरन बकरी के श्रेणी में, तो उसे ज़्यादा मिलेगा। तो दशांश के नियम के अनुसार एक स्तर से दूसरे स्तर पर जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसे आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले जो हमारा सेक्शन है वो पिरामिड्स के बारे में, पारिस्थितिकी पिरामिड्स, तो उसे हम लोग अब देखेंगे। विभिन्न पोषक स्तरों के बीच संबंध को चित्र के द्वारा दर्शाने को पिरामिड कहते हैं। जो विभिन्न पोषण स्तर होते हैं, पोषक स्तर होते हैं, चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, जो पोषक स्तर होते हैं उसको दर्शाने के लिए पिरामिड्स की जरूरत होती है। और पारिस्थितिकी पिरामिड की जो ये अवधारणा थी, इसको सबसे पहले इसका विकास किसने किया? चार्ल्स एल्टन। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। पारिस्थितिकी पिरामिड्स जो कि क्या दर्शाने के लिए होता है? पोषण स्तरों के बीच संबंध को चित्र के द्वारा दर्शाने के लिए जिस चित्र का प्रयोग करते हैं उसे पिरामिड कहते हैं। और इस तरह ये पारिस्थितिकी पिरामिड्स की अवधारणा जो सबसे पहले बार विकसित की गई थी वो चार्ल्स एल्टन के द्वारा की गई थी। मूल रूप से पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। तीनों का नाम संख्या पिरामिड, जैवभार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। अब देखेंगे संख्या पिरामिड क्या होता है, जैवभार पिरामिड क्या होता है, ऊर्जा पिरामिड क्या होता है। तो संख्या पिरामिड एक पारिस्थितिकीय तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर पर प्रजातियों की संख्या को दर्शाने के लिए एक संख्या पिरामिड का इस्तेमाल होता है। पारिस्थितिकीय तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर पर प्रजातियों की संख्या को जो इस पोषण स्तर में
जो भी पोषण स्तर हो, चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीयक हो या तृतीयक हो, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है, तो प्रत्येक पोषण स्तर पर प्रजातियों की संख्या जो होती है, किसकी संख्या ज़्यादा है, किस प्रजाति की संख्या कम है, इसको दर्शाने के लिए जिस पिरामिड का उपयोग होता है उसे हम लोग संख्या पिरामिड कहते हैं। प्रजातियों की संख्या को याद रखिएगा, यहाँ पे प्रजातियों की संख्या को दर्शाया जाता है। जैसे कि हम घास परितंत्र का अगर हम देखें, घास परितंत्र, तो घास परितंत्र का संख्या पिरामिड हमेशा सीधा होता है। तो आपसे पूछा जाएगा घास परितंत्र का संख्या पिरामिड कैसा होता है, उल्टा होता है, सीधा होता है, तो हमेशा सीधा बनता है। जबकि वृक्ष पिरामिड का जो पारिस्थितिक पिरामिड है वह उल्टा बनता है। इसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, ये पृथ्वी पर अगर देखा जाए जो हमारा घास परितंत्र है, घास परितंत्र यानी घास यानी पेड़ पौधे से संबंधित जो परितंत्र है, इसका देखा जाए तो ये पिरामिड है हमारा। और इस पिरामिड में जो प्राथमिक होंगे, जो कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर होंगे, जो प्रोड्यूसर होंगे उसे हम लोग पिरामिड में सबसे नीचे लिखते हैं, सबसे नीचे प्रोड्यूसर को। तो यहाँ पर जो घास परितंत्र है, घास परितंत्र में प्रोड्यूसर कौन हो गया, घास, तो घास को सबसे नीचे लिखिए। इसके बाद घास को कौन खाती है, बकरी, बकरी को कौन, लोमड़ी, और लोमड़ी को कौन, शेर। तो यहाँ पे संख्या को दर्शाया जा रहा है, संख्या, तो ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है इसका मतलब संख्या इसकी घटती जा रही है। तो सबसे ज़्यादा घास परितंत्र में संख्या किसका होता है, घास का या पेड़ पौधे का। इसके बाद जो होता है वो शाकाहारी जीवों का, चाहे बकरी हो, हिरन हो। इसके बाद जो होता है कि लोमड़ी का, या जो कह सकते हैं कि सर्वाहारी रहते हैं, सर्वाहारी इसमें मनुष्य भी आ सकता है। इसके बाद शेर सबसे कम होता है, जो प्योर मांसाहारी रहते हैं उसकी आबादी सबसे कम रहती है। और जब भी हम लोग पिरामिड में सबसे जो निचला भाग है, यहाँ पे हम लोग उसी को लिखेंगे जो प्रोड्यूसर होगा, यानी जो कि उत्पादक होगा। यहाँ पे घास मुख्य उत्पादक, इसलिए घास को नीचे लिखे हैं। और जिसकी संख्या कम है उसको इस कोण की ओर चला जाएगा। इसको शेप को देखने से भी पता चल रहा है, इसकी चौड़ाई नीचे ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसकी संख्या ज़्यादा है, और ऊपर जाकर चौड़ाई कम हो गई, यानी ऊपर इसकी संख्या कम है। इसी प्रकार हमने कहा वृक्ष परितंत्र को देखें, वृक्ष परितंत्र, तो ये उल्टा आपको दिख रहा है, वृक्ष परितंत्र उल्टा है। वृक्ष परितंत्र उल्टा क्यों है संख्या में, तो वृक्ष परितंत्र में वृक्ष मान लीजिए एक है, उसको खाने वाले एक वृक्ष पर डिपेंडेंट शाकाहारी जो है वो ज़्यादा है, उससे ज़्यादा ही है। और मांसाहारी, मांसाहारी उससे जब उसकी संख्या ज़्यादा। देखिए ये जो बढ़ते जा रहा है, जब हम इस पिरामिड्स को देखते हैं तो नीचे ये पतला है, यानी यहाँ पर इसकी संख्या कम है, और जो ऊपर है उसकी संख्या ज़्यादा है। तो वृक्ष परितंत्र, घास, जो घास का जो परितंत्र है उससे उसका पिरामिड उल्टा होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, वृक्ष परितंत्र हमेशा उसका जो पिरामिड बनेगा सीधा बनेगा, और जो वृक्ष परितंत्र है उसका उल्टा बनेगा, और घास परितंत्र का सीधा बनेगा। इसी प्रकार आगे जब बढ़ते हैं तो जैव पिरामिड 2 नंबर पे हमारा है। दूसरा जो पिरामिड है उसे जैव भार पिरामिड कहते हैं। उसमें संख्या को देखते थे, लेकिन यहाँ क्या देखते हैं, जीवित प्राणी में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ का कुल शुष्क भार, यानी यहाँ पर उसके भार को देखा जाता है, उसका जैव भार। साधारण से शब्दों में समझें कि उसका भार को, वजन को देखा जाता है इस पिरामिड के निर्माण में। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, यानी जो स्थल में पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है, का जैव भार पिरामिड सदैव सीधा होता है। स्थल में जो पिरामिड, जैव भार पिरामिड बनते हैं स्थलीय परितंत्र के लिए, वह हमेशा सीधा होता है। जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, यानी जल में जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसका जो जैव भार पिरामिड है वो सदैव उल्टा बनता है। यहाँ भी आप याद रखेंगे, स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र, स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र का जैव भार पिरामिड क्या बनेगा, सीधा। और जो जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र है उसका जैव भार पिरामिड हमेशा उल्टा बनेगा। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब इसको हम लोग पिरामिड्स, बने हुए पिरामिड्स के माध्यम से देखते हैं। स्थलीय परितंत्र जो कि स्थल में पाया जाता है, यहाँ पे सबसे
ज़्यादा संख्या किसका होता है? घास, पेड़-पौधों का, तो निश्चय ही इसका जो वज़न होगा, इसका जो भार होगा, वो सबसे ज़्यादा ही होगा। इसीलिए इसको हमने यहाँ नीचे लिखा है, क्योंकि ये सबसे चौड़ा भी देख पा रहे हैं, यानी इसका भार सबसे ज़्यादा है। और दूसरा तर्क ये भी है कि हम लोग उत्पादक वर्ग को, उत्पादक जो होता है प्रोड्यूसर, उसको हमेशा पिरामिड्स में नीचे लिखते हैं, बेस की ओर। उत्पादक और प्रोड्यूसर को हमेशा नीचे। तो यहाँ पे ये प्रोड्यूसर हमारा घास या वृक्ष है, और नीचे तो है ही, इसके साथ साथ ही ये पिरामिड की चौड़ाई भी हम लोग देख रहे हैं कि नीचे ज़्यादा है, यानी इसका जो भार है ये कम, भार ज़्यादा है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इनका भार कम होता जाता है। इसी प्रकार अगर हम जलीय परितंत्र को देखें, जलीय परितंत्र जीवभार पिरामिड, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इस पिरामिड में हमारा नीचे की चौड़ाई कम है, नीचे चौड़ाई कम है, यानी प्लैंकटन जो कि मुख्य यहाँ पर उत्पादक है, मुख्य प्रोड्यूसर है, लेकिन इसका जो भार है वो सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा किसका है? व्हेल, शार्क, यानी बड़ी मछलियों का, जो कि जल में पाई जाती है, समुद्र में पाई जाती है। तो वैसे भी हम लोग जान रहे हैं ये लोग काफ़ी बड़े बड़े जीव होते हैं, जबकि प्लैंकटन छोटे छोटे हो, बहुत ही छोटे होते हैं। तो इसीलिए आप पिरामिड में भी देख पा रहे होंगे कि ये सबसे नीचे है, और इसका जो स्पेस है या इसका जो एरिया है वो आपको कम दिख रहा होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या हमने लिखा है, और ये थ्योरी होता है जलीय परितंत्र जीवभार पिरामिड उल्टा होता है, और ये उल्टा है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो उत्पादक है प्रोड्यूसर, वो उसका जीवभार सबसे कम है, और यहाँ जो उत्पादक प्रोड्यूसर है इसका जीवभार सबसे ज़्यादा है। आपसे इसमें इस तरह के प्रश्न आते हैं, ऑप्शन दे देगा कि स्थलीय परितंत्र जीवभार पिरामिड में सबसे ज़्यादा भार किसका होता है? तो घास, वृक्ष। ऑप्शन में आपको दे देगा कि जीव, मांसाहारी जीव, शाकाहारी जीव, या घास, वृक्ष। तो आपको घास, वृक्ष मारना है। इस पिरामिड को समय आपको याद कर लेना है, तुरंत रिकॉल करना है पिरामिड का फिगर। इसी प्रकार आपको पूछेगा जलीय परितंत्र में सबसे कम जीवभार किसका होता है? ब्लू व्हेल, बड़ी मछली, छोटी मछली, प्लैंकटन। तो आपको वहाँ प्लैंकटन याद रखना है। इसी प्रकार ऊर्जा पिरामिड, लास्ट जो तीसरा पिरामिड है परिस्थितिकी का, उसे हम लोग ऊर्जा पिरामिड कहते हैं। ये तीसरा पिरामिड है। जैसे पहले ही कहा परिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, तो ये अंतिम पिरामिड हमारा ऊर्जा पिरामिड को हम लोग देखने वाले हैं। ऊर्जा पिरामिड एकमात्र ऐसा पिरामिड है जो सदैव सीधा होता है। हम लोगों ने पिछला जो 2 पिरामिड देखा, संख्या पिरामिड और जीवभार पिरामिड, उसमें देखा कि कभी वो उल्टा हो जाता है, जैसे स्थलीय परितंत्र में यहाँ देखे कि सीधा है, जबकि जलीय परितंत्र में वो उल्टा हो गया। उसी प्रकार वहाँ पर हमने घास परितंत्र में और वृक्ष परितंत्र में देखा कि एक दूसरे का उल्टा है, लेकिन ऊर्जा पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा ही रहता है। आपसे ऑप्शन में ये भी पूछा जा सकता है कौन सा पिरामिड, कौन सा परिस्थिति का पिरामिड हमेशा यानी सदैव सीधा रहता है? तो ऊर्जा पिरामिड। इसे आप लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रखिएगा। क्योंकि ऊर्जा का प्रभाव क्यों सीधा रहता है? क्योंकि ऊर्जा का प्रभाव सदैव एक दिशा में होता है, ये बदलता नहीं है, इसीलिए हमेशा सीधा होता है। लेकिन प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का कुछ ना कुछ क्षय होता है। हम लोग पहले ही देख चुके हैं कितना परसेंट क्षय होता है? 10%। और वो थ्योरी को का नाम भी है 10% का नियम। ऊर्जा पिरामिड में ऊर्जा का क्षय 10 के नियम यानी दशांश का नियम के अनुसार होता है, और ये इस थ्योरी को किसने दिया था? लिंडमैन ने। अब ऊर्जा पिरामिड को हम लोग समझ लेते हैं। इस पिरामिड में जो भी ऊर्जा का क्षय होगा वो 10% के नियम के अनुसार होगा। हाँ, 10% के नियम के अनुसार होगा। अब जो ऊर्जा का जो स्थानांतरण होगा, तो सबसे पहले ऊर्जा कौन प्राप्त करता है? उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग में कौन आ गया? पेड़, पौधे, घास। तो मान लीजिए अगर इसे सूरज से उदाहरण के साथ दिया गया यहाँ पे कि उत्पादक वर्ग जो पेड़ पौधे हैं, इसे अगर 1,00,000 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही है सूरज से, तो जब वो अगले स्तर पर यानी पेड़ पौधों को जो भक्षण करेंगे, यानी पेड़ पौधों को जो खाएंगे, जो प्राथमिक उपभोक्ता है बकरी, यहाँ पे बकारी हो गया लेकिन आप उसको बकरी समझिएगा, बकरी या गाय जो इस पेड़ पौधों को खाते हैं, तो उसे कितना ऊर्जा मिलेगी?
10,000 किलो कैलोरी यानी 1 लाख का 10%। इसी प्रकार प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता जब भक्षण करेगी यानी शेर उसे खाएगी तो उसे कितना मिलेगा 1,000 किलो कैलोरी यानी 10%। और लास्ट में जो तृतीय उपभोक्ता है जो मनुष्य है सर्वाहारी है उसे कितना मिलेगा बस 100 किलो कैलोरी यानी 1 लाख मिला प्राथमिक जो है उत्पादक वर्ग प्रोड्यूसर वर्ग पेड़ पौधे को। और वहीं जब मनुष्य के पास पहुंचा तो वो 100 किलो कैलोरी मिला। इसीलिए हम लोग क्या होता है पौधों की तुलना में नगण्य जीवन जीते हैं। पौधे जहाँ हजारों साल तक जी सकते हैं वही मनुष्य 100 साल जीते जीते बहुत ही मुश्किल से ही कुछ लोग जी पाते हैं। तो उसका कारण भी यही है दशांश का नियम जो उसे ऊर्जा मिलती है वो घटते जाता है और बाद बाकी जो 90% एनर्जी होता है ऊर्जा वो ऊष्मा के द्वारा क्षय हो जाता है। तो आज का क्लास था ये और आज के क्लास में हम लोगों ने देख लिया है मुख्य रूप से कि खाद्य श्रृंखला क्या है, फूड चेन क्या है और पारिस्थितिकी पिरामिड कितने तरह का होता है और कौन से पिरामिड की क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। ये बिल्कुल उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा और आप यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में शानदार स्कोर करेंगे पेपर 1 में, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। और इसी के साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को कर दीजिए लाइक, वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि प्रतिदिन 5 PM को यहाँ पर वीडियो अपलोड कर दी जाती है पेपर फर्स्ट की, जो आपकी तैयारी को बनाएगी धारदार, जानदार, शानदार और आपको बिल्कुल बिना कोई फीस दिए यूजीसी नेट की कंप्लीट एग्जाम फाइटर नंबर 1 के द्वारा कराई जा रही है। और इसे बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके सुबह 9 बजे पेपर 2 का वीडियो और शाम को 5 बजे पेपर 1 का वीडियो प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। Thank you for watching this video and connecting with exam fighter number 1.